हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वर्जेश कुमार पर। तो आज जो है हम 12वीं क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, जो आपके एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है हमारा दूरी का मात्रक है। क्योंकि दूरी का मात्रक इसलिए है क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। चाहे मान लीजिए सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की दूरी को मापना है तो हम प्रकाश वर्ष की सहायता से माप सकते हैं। तो हम प्रकाश वर्ष कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो हमारा प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रा है, वह है दूरी का। अब 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब 3 नंबर में कहता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो है हमारा दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन संबंध सही है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते किसको है। वर्ण विक्षेपण क्षमता कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। W द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात W बराबर कोणीय विक्षेपण बटे माध्य विचलन। कोणीय विक्षेपण को हम थीटा द्वारा सूचित करते हैं और माध्य विचलन को हम सिग्मा द्वारा। तो इसीलिए W इक्वल टू थीटा हम बटे सिग्मा को हम लिख सकते हैं, जहाँ थीटा का जो मान होता है वहाँ सिग्मा भी माइनस सिग्मा आर होता है और सिग्मा का सिर्फ वैल्यू होता है सिग्मा का जो मान होता है वो होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू आर। तो अब हम यहाँ पर W निकाल लेते हैं। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा भी माइनस सिग्मा आर बटे म्यू वाई माइनस 1 इंटू आर। अब यहाँ से जो हम सिग्मा भी थोड़ा सा हम इधर करके बताते हैं कि सिग्मा भी का जो वैल्यू होता है, सिग्मा भी इक्वल टू सिग्मा भी का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। माइनस या माइनस तो बीच में ये, और सिग्मा आर का जो वैल्यू होता है वो होता है सॉरी यहाँ पर म्यू आर नहीं बल्कि म्यू भी माइनस 1 होता है इंटू ए।
म्यू भी -1 इंटू ए और माइनस यहाँ बीच में है, और सिग्मा आर का जो वैल्यू होता है म्यू आर -1 इंटू ए। तो हम जो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो म्यू भी माइनस ए तो दोनों में है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा म्यू भी -1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस +1। तो अंदर में जो बचा हमारा क्या बचा, वो बचा म्यू भी -1 माइनस म्यू आर +1। अब 1 कैंसिल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसीलिए सिग्मा भी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिग्मा भी माइनस सिग्मा आर की जगह पर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब जो है यहाँ पर म्यू वाई -1 आर की जगह पर हम ए का मान के, आर जो होता है ए के बराबर होता है, इसी कारण से ए हम आर की जगह पर लिख सकते थे। यहाँ से ए कैंसिल, तो हो गया यहाँ पर बच गया म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई -1। तो डब्लू बराबर जो हमारा निकल गया वो निकल गया म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई -1। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई -1। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है 5 में निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच म्यू इक्वल टू 3/2 में इसका मान होगा। तो इसका मान जो होगा वो 2c/3 होगा, 2c/3 होगा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है वह f0/fe होता है, f0/fe। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही है। कहते एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का आँख की लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर के लगभग, यानी 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, या लगभग भी आप कह सकते हैं। अब कहता x a z का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो अल्फा 6 जो है वह हमारा अल्फा 6 के कारण जो है टूटता जो है वह ऐसे टूटता है, जैसे मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट में कोई भी वस्तु अगर यहाँ कोई भी तत्व है तो ये टूटने के बाद जो है कोई नया तत्व और हीलियम गैस छोड़ता है। कौन सा गैस? हीलियम गैस। तो ये टूटने के बाद जो है Z-2 और M-4 और हीलियम का जो परमाणु संख्या था वो 2 और इसका परमाणु द्रव्यमान जो था कहता है 4। ये टूटने के बाद ऐसा तो कोई भी तत्व का अल्फा 6 कराने में जो है ये निरूपित होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हम ये मिला लेते हैं। तो एक्स ए जेड का जो अल्फा 6 कराने के बाद क्या मिलेगा, वाई, यानी या वाई की जगह कोई तत्व रहेगा, ठीक ना। तो वाई की जगह कोई तत्व रहेगा तो वहाँ तत्व दिया रहेगा, अगर तत्व दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम ये वाई मान लिए, ठीक है ना। तो वाई A-4 Z-2 A-4 Z-2 प्लस हीलियम 2 और 4। इसमें जो है A-4 है लेकिन यहाँ Z+2 दिया गया, इसी कारण से ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो A+4 दिया गया और Z+2 यहाँ पर ऊपर पे प्लस, इसी कारण से ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो A+4 Z-2 और प्लस में यहाँ पर भी क्या है, प्लस में, इसी कारण से
और यहाँ नीचे में माइनस है, जिसके कारण यह प्लस होने के कारण यह क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर से हो जाए वो ए नंबर ऑप्शन सही है। और 9 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, मौलिक कण है। और अल्फा कण जो है हमारा मौलिक कण नहीं है। तो हमसे पूछा गया कि मौलिक कण कौन नहीं है, तो हमारा अल्फा कण जो मौलिक कण नहीं है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? तो टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति परास होती है वह 30 मेगा एचजेड से, ये एचजेड को हर्ट्ज भी बोला जाता है, 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक रहता है। तो यहाँ पर जो 30 एचजेड यानी 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक है, और इसमें 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक है, और इसमें 30 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज है। लेकिन टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति परास होती है वो 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज तक रहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहता है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो क्षीणता को मापने के लिए जो निम्नलिखित में जो मात्रक है वो हमारा डेसिबल, क्योंकि डेसिबल के कारण हम क्षीणता को क्या करते हैं, माप सकते हैं। डेसिबल से हम क्या करते हैं, क्षीणता को मापते हैं। अब कहता है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक जो होता है वह धनावेशित होता है, क्योंकि अर्धचालक पी प्रकार में जो है वह धनावेशित अर्धचालक है। इसी कारण से हमारा क्वेश्चन कहता है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित। अब कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग है, यह होता है h/2 h/2 पाई, और डी नंबर कहता है h/λ। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है वह हाइट यानी कि h/2 पाई के बराबर होता है। h/2 पाई क्या होता है, बराबर होता है। अब कहता है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता क्योंकि 4 होती है, क्योंकि दाता अपद्रव्य परमाणु के 4 विलय इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने विलय इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 विलय इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण से 4 विलय इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। इसी कारण से दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 4, क्योंकि इसके पास 4 विलय इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण से इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। अब कहता 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। यानी कि हमसे पूछा गया कि कौन सी भौतिक राशि प्रकाश के व्यतिकरण का पुनर्वितरण करता है। तो प्रकाश का पुनर्व्यतिकरण का पुनर्वितरण जो है हमारा आवृत्ति करता है। कौन करता है, आवृत्ति। आवृत्ति जी है, सॉरी आवृत्ति नहीं, तीव्रता। हाँ जो आंसर है मतलब तीव्रता है, क्योंकि तीव्रता जो है प्रकाश के पुनर्वितरण, प्रकाश के व्यतिकरण का जो है पुनर्वितरण करता है। क्योंकि तीव्र आवृत्ति नहीं, इसलिए कि यह जो है पुनर्वितरण का मतलब दोबारा। आवृत्ति हमारा दोबारा जो है प्रकाश का व्यतिकरण नहीं करता है, लेकिन तीव्रता जो है प्रकाश का व्यतिकरण का दोबारा वितरण करता है। इसी कारण से जो है इसे प्रकाश के व्यतिकरण का पुनर्वितरण भी कहा जाता है। अब कहता फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह 0 होता है। कौन होता है, 0। अब कहता अगला क्वेश्चन कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो बोर का जो आवृत्ति शर्त है वह है, पहला नंबर ऑप्शन कहता है E1 - E2 = ½ HV। दूसरा कहता है E1 - E2 = HV। तीसरा कहता है E1 - E2 = 3 HV। और चौथा कहता है E1 - E2
इक्वल टू 3/2 HV। अब जो हम बोर का आवर्ती शर्त समझ लेते हैं। बोर का आवर्ती शर्त जो है होता है वह डेल्टा ई। ओके, डेल्टा ई क्या है? तो यहाँ फोटोन की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? फोटोन की। और डेल्टा ई इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। अब E2 क्या है और E1 क्या है? तो E2 जो है हमारा उच्च इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उच्च इलेक्ट्रॉन की क्या है? ऊर्जा। और E1 जो है निम्न इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो हमारा उच्च इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और माइनस निम्न इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? फोटोन की ऊर्जा कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं? h न्यू से। h न्यू से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू हो जाएगा। तो यह जो हमारा जो आंसर हुआ बी नंबर ऑप्शन में देखा E1 माइनस E2 E1 माइनस E2 इक्वल टू h न्यू। यहाँ पर E1 को उच्च इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लिया और E2 को निम्न इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लिया। तो हमारा जो आंसर कौन हो जाएगा? यह हमारा h न्यू हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह पहला नंबर ऑप्शन कहता है नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा कहता है मूल कणों का विलोपन है। चौथा कहता है नाभिकीय संलयन। तो सौर ऊर्जा जो होता है वह नाभिकीय संलयन का स्रोत है, क्योंकि सौर ऊर्जा और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है एक तरह से जुटना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो हमारा जो सौर ऊर्जा जो है ये एक बहुत सारे कण के मिलने से क्या होता है? एक तरह से बनता है। तो वह बहुत सारे कण से जो बनता है वह एक तरह से क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अब कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह चांदी होता है। वह कौन होता है? चांदी होता है। अब कहता है नॉर द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है। तो नॉर द्वारक का जो बूलियन व्यंजक होता है उससे समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि बूलियन व्यंजक जो है नॉर गेट का पहले सिंबल क्या होता है? तो नॉर गेट का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है। इधर हमारा 2 जो है मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं और इसको भी, और इधर जो निकल रहा है इसको मान लेते हैं वाई। तो नॉर गेट का क्या है? एक तरह से सिंबल है। और नॉर गेट का जो सिंबल है और इसका जो बूलियन व्यंजक है, इसका जो व्यंजक है वह होता है, क्योंकि ये 2 मान लीजिए इधर से 2 को प्रोसेस में दिया जा रहा है, 2 प्रोडक्ट एक तरह से दिया रहता है, एक बन, इन दोनों के मिलकर क्या होता है? एक बन रहा है, यानी कि A प्लस B इक्वल टू वाई। और इस पर रैकरिंग है, क्या है? रैकरिंग है। तो हमारा जिसका व्यंजक निकल गया वह क्या निकल गया? A प्लस B पर रैकरिंग इक्वल टू वाई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए A प्लस बी इक्वल टू वाई, लेकिन इस पर रैकरिंग नहीं है, इसी कारण से क्या रंग है। इस पर A इंटू बी पर रैकरिंग है, पर ये प्लस में नहीं बल्कि इंटू यानी कि गुना में है। और यहाँ पर A इंटू बी और इस पर रैकरिंग भी नहीं है और ये गुना में, इसी कारण से रंग है। लेकिन हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है A प्लस बी पर रैकरिंग भी है और इक्वल टू में वाई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अब कहता है द्विआधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या होती है। तो दशमिक संख्या होती है, हमसे पूछ रहा है कि 1001 की दशमिक संख्या क्या होती है। हमसे दशमिक संख्या पूछा गया। क्या पूछा गया? दशमिक संख्या। आप जानते हैं कि द्विआधारी संख्या में मूल क्या होता है? वो 2 होता है। तो हम जो है इसका 2 का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, यानी 1 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जहाँ पर 0 है उस संख्या को नहीं लेना है, उस संख्या को नहीं लेना है, और जहाँ 1 है उस संख्या को लेना है। तो 1 पर हमारा 1 है और 1 पर हमारा 8 है। तो जो संख्या उन संख्या को क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 8 + 1 कितना आता है? 9। कितना आता है? 9। और हमारा जो दशमिक संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा 9। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कौन आंसर हो जाएगा। यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह I² × R × T के बराबर होती है। तो यहाँ पर IRT रॉन्ग है, यहाँ पर I × R² × T ये भी रॉन्ग है, क्योंकि I² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर R² है। और यहाँ 4 नंबर ऑप्शन का था I² R² × T, यहाँ पर R² इसी का ये क्या है? रॉन्ग है। हमारा जो आंसर हो जाएगा I² × R × T है। तो हमारा आंसर सी नंबर सही है। अब कहता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। उससे पहले हम 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये निकाल लेते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र की बात आती है तो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स बराबर होता है QV sin थीटा। sin थीटा हमारा गुणांक है। sin थीटा हमारा क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या? ये गुणांक है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हमें चाहिए B। क्या चाहिए? B। तो B = हो जाएगा F/QV। sin थीटा गुणांक इसी का आंसर इसका मात्रक नहीं था, इसका आंसर हम sin थीटा को नहीं लेंगे। अब F हमारे यहाँ क्या है? फोर्स यानी कि बल है। तो बल का मात्रक क्या था? न्यूटन। क्या था? न्यूटन। और Q हमारा आवेश है। Q हमारा क्या है? आवेश। और आवेश को हम किस में मापते हैं? कूलाम में। किस में मापते हैं? कूलाम में। और V हमारा वेग है, और वेग को हम किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। वेग मीटर, और इसका मात्रक क्या आता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या आता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये भाग में ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा? ये गुना में हो जाएगा। तो न्यूटन गुना सेकेंड बटे कूलाम गुना मीटर। कूलाम गुना मीटर। और हम जानते हैं कि वेबर बराबर जो होता है वह तो न्यूटन मीटर सेकेंड प्रति कूलाम होता है। प्रति क्या था? कूलाम होता है। तो हमें यहाँ से न्यूटन सेकेंड है और कूलाम भी है, लेकिन ऊपर में मीटर नहीं, तो इसी कारण से हम जो ऊपर में मीटर से गुना कर देंगे, और ऊपर में मीटर से गुना करेंगे तो हमें नीचे भी मीटर से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो नीचे भी मीटर से गुना कर दिए। तो अब जो हमारे पास हो गया न्यूटन गुना मीटर गुना सेकेंड बटे कूलाम गुना मीटर स्क्वायर। तो हम जो जानते हैं इतना का जो मान होता है वह क्या आता है? वेबर। क्या आता है? वेबर। तो हम यहाँ पर वेबर
बटे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 1 टेस्ला का मान। ये क्या हो गया? 1 बी जो निकला हमारा क्या है? 1 टेस्ला का मान निकला। 1 टेस्ला इक्वल टू वेबर बटे मीटर या प्रति मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए 5 टेस्ला का। 5 टेस्ला का मान तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 टेस्ला का जो मान हो जाएगा 5 गुना वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 गुना वेबर बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ से देख सकते हैं आप, हमारा जो आंसर निकला 5 गुना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 5 गुना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है 24 नंबर में प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो RMS यानी कि IRMS और I0 के बीच संबंध होता है वह IRMS इक्वल टू 0.70 I0 के बराबर होता है। तो हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन का था IRMS इक्वल टू 0.505 I0 जो कि रॉन्ग है। और दूसरा नंबर का था IRMS इक्वल टू 0.60 इंटू I0 है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि 0.707 I0 होना चाहिए, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान होता है वह ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा इंटू एल होता है। आकर्षक शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक का जो एक से मान तो वह आभासी माध्य शक्ति और यथार्थ माध्य शक्ति के रेशियो में होती है। यानी कि यथार्थ माध्य शक्ति पहला नंबर कहता है यथार्थ माध्य शक्ति इंटू आभासी माध्य शक्ति, जो कि मल्टीप्लाई में इसका आंसर रॉन्ग है। दूसरा नंबर कहता है हमारा आभासी माध्य शक्ति बटे यथार्थ माध्य शक्ति। लेकिन हमारा यथार्थ माध्य शक्ति ऊपर होता है, लेकिन आभासी माध्य शक्ति नीचे होती है। लेकिन यहाँ पर ऊपर कर दिया, इसी का आंसर रॉन्ग है। और डी नंबर में तो हाफ कर दिया गया, इसी का आंसर रॉन्ग है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। शक्ति गुणांक बराबर जो होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही है। अब कहता है कार्बन प्रतिरोध के लिए हरे रंग के कोड का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान जो होता है वह 5 होता है। वह कितना होता है? 5 होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है Fm इक्वल टू V गुना B, जो कि हमारा आंसर ए नंबर सही है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का जो व्यंजक होता है फोर्स इक्वल टू वेग गुना चुंबकीय क्षेत्र की भी होता है, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है वोल्टामीटर मापता है। तो वोल्टामीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। वोल्टामीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को। अब कहता है 30 नंबर क्वेश्चन 1/4πε0 का मान होता है। तो 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन में सही दिख रहा है।
बी नंबर ऑप्शन में जो है 9 गुना 10 की पावर -9, इसी का आंसर ये क्या है, रंग है। सी नंबर में जो है 10 की पावर 12, इसी का आंसर रंग है। और डी नंबर में 10 की पावर -12, इसका आंसर रंग है। लेकिन ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 31 में निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ए नंबर ऑप्शन में कहता है E इक्वल टू फोर्स बाय आवेश, यानी कि ये हमारा एक तो एनर्जी ऊर्जा है। और इक्वल टू कहता है Q इंटू एफ इक्वल टू Q बाय एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय एफ। लेकिन हमारा जो E इक्वल टू होता है वह फोर्स बाय आवेश होता है। फोर्स बाय क्या होता है, आवेश है। तो यहाँ हमारे ए नंबर ऑप्शन में देखा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अब कहते हैं विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर यानी किसके बराबर होता है, आवेश बाय Q बाय W के, W बाय Q के, W इंटू Q के और रूट अंडर W इंटू Q के। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह Q बाय W के, यानी विद्युत विभव जो होता है Q बाय W के बराबर होता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह कूलम इंटू मीटर होता है। कूलम इंटू क्या होता है, मीटर होता है, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। यहाँ पर कूलम इंटू वोल्ट दिया गया, यहाँ पर कूलम इंटू वोल्ट स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर भी कूलम इंटू प्रति वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पर प्रति वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर कूलम प्रति वोल्ट स्क्वायर है, लेकिन हमारा जो बोले आंसर होगा वह एक तो सब में कूलम प्रति वोल्ट होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह हाफ कूलम इंटू वोल्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि आवेशित है यानी एक तरह से क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील है। और गतिशील यानी आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या था, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या था, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर आवेशित चालक है, तो चालक की जगह क्या है, मास की जगह क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा, और वेग की जगह वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर, यानी कि कूलम इंटू वोल्ट स्क्वायर, यानी कि आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब कहता है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जो है हमारा विभवांतर, कौन, विभवांतर जो है समान रहता है। क्या आता है, विभवांतर समान रहता है। अब कहता है 1 हेनरी बराबर होती है। 1 हेनरी बराबर होती है, तो 1 हेनरी बराबर होता है 10 की पावर 3 mH, 10 की पावर 3 mH, जो कि हमारे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, इसकी पावर 3 mH। अब कहता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो हमारा जो आंसर होता है TA इक्वल टू होता है 0.6931 इंटू लेमडा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लेमडा के। जहाँ पर ये लेमडा जो रेडियो एक्टिव तत्व है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा TA इक्वल टू लेमडा बाय 0.6931, ये जो कि बट्टे में भाग में, इसी का आंसर क्या है, रॉन्ग है। TA इक्वल टू 1 बाय लेमडा दिया है, लेकिन यहाँ पर मान इसका छोड़ दिया गया है, इसी का आंसर ये रॉन्ग है। अब जो है यहाँ पर डी नंबर TA इक्वल टू 1 बाय लेमडा स्क्वायर है, 0.6931 कहीं पर दिख भी नहीं रहा है, इसी का आंसर क्या है, रॉन्ग है। लेकिन हमारा जो सी नंबर ऑप्शन वह सही है, क्योंकि TA इक्वल टू हम बोले थे अभी कि 0.6931 इंटू लेमडा होता है, जो कि हमें सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है 12
यानी कि और बेस में क्या है 10, यानी कि दशमिक संख्या सब में 12 है, 12 है, 12 है। तो हम क्या करते हैं 12 का दशमिक संख्या बाइनरी में निकालें, यानी कि द्विआधारी में निकाल लेते हैं। तो इससे जो हमें पता चल जाएगा कौन हमारा सही है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और सही आंसर भी निकल जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी दशमिक संख्या को हम द्विआधारी संख्या में बदल देते हैं। 12 ये दशमिक संख्या में, इसको हमें क्या करना, द्विआधारी संख्या में बदलना। किस में बदलना, द्विआधारी संख्या में। तो 12 को जो हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 2 से, क्योंकि अब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि द्विआधारी संख्या का जो बेस होता है वो क्या होता है, आधार जो होता है वो 2 होता है। इसी कारण से हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 6 12 पूरा पूरी लगे तो शेषफल बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 शेषफल बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2 यहाँ शेषफल 1 बचा। तो अब जो हम यहाँ पे नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 0 0 का जो है ये द्विआधारी संख्या क्या निकल गया, 1 1 0 0, देखिए 11 से एक तरह से निकला हमारा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कि 11 से हमें शुरू में ही मिल गया है। यहाँ पर देखिए 1001 है, यहाँ पर 1111 है, यहाँ पर 1011 है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या 39 में 1100 का यानी कि द्विआधारी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो मूल गेट जो हमारा होता है वह 3 होता है। मूल गेट में, मूल गेट जो होता है वह एंड और नॉट होता है, और नॉट। लेकिन 2 जो बचता है नैंद और नॉर, ये जो है दोनों हमारा है, ये हमारा जो है दोनों यूनिवर्सल गेट कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गेट। लेकिन हमारा मूल जो गेट है वो होता है एंड और नॉट, एंड और नॉट, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, एंड और नॉट, एंड और नॉट। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। फोटोन, अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर तो अभी जानते हैं कौन सा आवेश रहता है, ऋण आवेश। बीटा कण, अल्फा कण भी क्या है, हमारा आवेशित है। लेकिन फोटोन जो है अभी हम जस्ट निकाल लेते न्यू एच यानी एच न्यू निकाल लेते हैं, जो कि उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो फोटोन जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोटोन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। कहता कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, मतलब कोड का मान होता है। तो हमारा जो हो जाएगा वह कार्बन के लिए 4 होता है। कार्बन के लिए कितना होता है, 4 होता है। अब 43 में कहता है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यह एसी को डीसी में बदलता है। दूसरा कहता है डीसी को एसी में बदलता है। तीसरा नंबर कहता है डीसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। और चौथा नंबर कहता है एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन में सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसी, डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह एम्पियर इंटू मीटर होता है। एम्पियर इंटू मीटर होता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है वह 90 डिग्री होता है। क्योंकि इस कारण से, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण होता है वह परपेंडिकुलर होता है। कैसा था, परपेंडिकुलर। इसी कारण से
परपेंडिकुलर होने के कारण यानी कि लंबवत होने के कारण उसका जो डिग्री बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। जो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो चुंबकशीलता म्यू के लिए जो है संबंध वह होता है म्यू इक्वल टू बी बाई एच, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण सिग्मा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो हमारा जो चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र में बी और नमन कोण सिग्मा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी हो तो इसका जो मान हो जाता है बी एच इक्वल टू बी कॉस सिग्मा, बी एच इक्वल टू बी कॉस सिग्मा होता है, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए नंबर। अब कहा था विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वह ई गुना बी, क्योंकि ई विद्युत चुंबकीय तरंग और गुना बी के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है? ई गुना बी के समानांतर। सदिश राशि होने के कारण इस पर क्या सदिश वेक्टर का सिंबल आता है, चिन्ह आता है। इसी कारण से क्या हो जाएगा ई गुना बी के समानांतर। यहाँ पर पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके समानांतर होती है। तो ई गुना बी के समानांतर होती है। यहाँ पर बी गुना ए, बी पहले दे दिया, इसी का से रॉन्ग है। यहाँ पर तो ई छोड़ ही दिया और बी दिया, यहाँ पर बी छोड़ दिया ई दिया, इसी कारण से ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है चालक का वह गुण, हम लिख देते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रवाह का विरोध करता है, उसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? P द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात P इक्वल टू RA बटे N, P इक्वल टू RA बटे N। अब हमसे जो क्वेश्चन कहा गया उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन से है। तो जस्ट हम पढ़े कि P इक्वल टू क्या था? RA बटे N। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही आ जाए। कहता विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है हमसे पूछना चाह रहा है। तो विभव प्रवणता जो होती है डी वी बाय डी एक्स, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स के क्या आते हैं? बराबर होते हैं।
अब कहता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। यहाँ पर दिया ओम इंटू मीटर, यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, जो कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। अब कहता है कि संबंध Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो 4.2 जो है हमारा मान संभव नहीं है, क्योंकि है अगर हम 4.2 को तोड़ेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा, किस में आएगा, फ्रैक्शन में। मान लीजिए इसको तोड़े 10 आया तो यह जो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, और इसे काटेंगे 2 पंच 10, 21 दूनी 42, 21/5। कभी भी जो है आवेश का मान फ्रैक्शन में नहीं रहता है, इसी कारण से जो है हमारा मान जो संभव नहीं है किस पर, 4.2 पर। अब कहता है कि एक समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के निम्नलिखित में कौन सही है। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट डी बाय ए, डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और डी में कह रहा है कि ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए इन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी हो जाएगा। अब कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह v स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, v स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो जो कि हमें सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय आर, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। अब कहता है 56 में धारितीय प्रतिघात होता है, तो धारितीय प्रतिघात जो होता है वह 1/WC के बराबर होता है, 1/WC के बराबर होता है। अब कहता है किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधता एप्सिलॉन आर होती है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट के, और डी नंबर का था एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन यानी कि अपेक्षित प्रावैधता का जो मान होता है वह एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो किसी बिंदु आवेश यानी एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, नहीं रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वह कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में दिया, इसी का आंसर रॉन्ग है। बी नंबर में दिया कुल आवेश गुना कुल आयतन, ये भी रॉन्ग है। सी नंबर में दिया कुल आवेश बटे कुल आयतन, ये भी रॉन्ग है। डी नंबर में कहा था कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अब कहता है कि पानी का प्रावैधुत स्थिरांक होता है, पानी का जो प्रावैधुत स्थिरांक होता है वह 80 होता है, कितना होता है, 80। अब कहता है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होती है वह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेकिन ए नंबर में दिया गया आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि रॉन्ग है। सी नंबर में दिया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे आर, ये भी रॉन्ग है। डी नंबर में दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर देगा, इसी का आंसर रॉन्ग। नहीं तो अगर आर रहता तब क्या होता, सही होता है। लेकिन यहाँ हमारा बी नंबर ऑप्शन में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हमारा सही है। अब कहता है 62 में 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर जो होता है कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। तो हमारा जो आंसर हुआ ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो औसत रंग पीला रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाय 2,
जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी बाय 2 होता है। अब 65 में कहता है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है वो शून्य होती है। वो क्या आती है? शून्य होती है, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। आपका तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण हम जस्ट 4 नंबर सवाल का बनाए थे। कोणीय वर्ण विक्षेपण W बराबर जो होता है वह था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम बताएं उसमें कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या आता है और उसको बताए हुए कि यह कहाँ से आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 66 का ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो सही दर्शी के लिए कौन सा संबंध सही है, तो वह है F0 बड़ा होगा किससे? FE से। F0 बड़ा होगा किससे? FE से। यहाँ पर बराबर कर दिया गया, इसी कारण से ये गलत है। यहाँ पर बड़ा है, यानी F0 बड़ा है किससे? FE से। यहाँ पर छोटा कर दिया, F0 किससे छोटा कर दिया? FE से, इसी कारण से ये रंग है। यहाँ पर तो F0 को छोटा कर दिया, बहुत नगण्य एक तरह से मान रहा है FE से। ये भी हमारा क्या है? रंग है। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? F0 बड़ा होगा FE से। अब कहता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में जो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह 1 होता है। वह क्या होता है? 1 होता है। अब कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होता है वह Q इंटू ई, यानी कि आवेश इंटू ई ऊर्जा होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। तो चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो समतुल्य धारिता क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, हम फिगर भी फिर से बना लेते हैं। पूछ रहा है कि कोई धारिता न एक यहाँ लगा गया है संधारित्र ए बिंदु से, और एक बीच में है संधारित्र लगा हुआ, और यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ पर लघुपथित किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? लघुपथित किया गया है। और हमसे समतुल्य धारिता पूछी, यानी इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक, और बीच में हम एक बना देते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस। तो हम इससे समतुल्य यानी कि तुल्य धारिता की तरफ से पूछा गया। क्या पूछा गया? तुल्य धारिता। क्या पूछा गया? तुल्य धारिता। तो यहाँ पर जो लघुपथित किया गया, क्या किया गया? लघुपथित किया गया है। इसी कारण से इस संधारित्र का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ इस संधारित्र होते हुए जाएगा, लेकिन यहाँ से इस संधारित्र में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से लघुपथित करने के कारण यहाँ से क्या है? अब ऐसे होकर क्या करेगा? यह जाएगा। तो अब ऐसे होकर जाएगा तो हमारा जो इसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन इस संधारित्र का पूरा जो समतुल्य धारिता है वो क्या हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? सी के। तो समतुल्य धारिता जो हो जाएगा, समतुल्य धारिता जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी के बराबर होगा। किसके बराबर? ओनली फॉर सी के बराबर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।